आदाब, मुज़फ़्फ़र टीवी में आपका इस्तक़बाल है। मुज़फ़्फ़र बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नितिन नवीन। तारीख तय 18 जनवरी को चुनाव और 20 को होगा ऐलान। आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो का पार्टी छोड़ने पर बड़ा बयान। बोले परिवारवाद से नाराजगी, लेकिन पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्री 4 को लेकर किया बड़ा ऐलान। लाइब्रेरियन और दिव्यांगजनों को भी होगी बहाली। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुम मोबाइल लौटाकर लोगों के चेहरे पर लाई मुस्कान। और बीपीएससी अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। विश्वसैया भवन के बाहर सरकार से मांगा जवाब। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट की खबरों के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने परिवारवाद के मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। रामेश्वर महतो ने दीपक प्रकाश के मंत्री बनाए जाने का विरोध जताया है और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की विचारधारा अब डाइवर्ट हो गई है, लेकिन पार्टी छोड़ने की खबरों से उन्होंने इनकार कर दिया है। आयोजन जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी रखा था, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, आप उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस आयोजन में नहीं गए। मुझे उस दिन शाम को दिल्ली आना था, हमें इनविटेशन था, निमंत्रण था, हम नहीं जा सके। पर हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, हमें लगा कि छोटा सा ही घर के लोग सब लोग होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात जहाँ तक है कि भाई जैसे आपने कहा, जो चला रहे हैं लोग, पार्टी टूटेगी और तीनों विधायक जाएंगे, सब गलत है। ना हम लोग किसी पार्टी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, हम, लोजपा और हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम लोग एक साथ हैं और एनडीए के गठबंधन के पार्ट हैं। हम अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में विधायक की नाराजगी को लेकर कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सारी बातें अफवाह है, कोई भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी विधायक के पार्टी छोड़ने की खबर को प्लांटेड खबर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज का खबर देखने पढ़ने को मिली कि मीडिया में अपनी खबरें प्लांट करवाने और करने वाले को धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा कि मजा आ गया, वाह भाई वाह, चलिए किसी बहाने खबर ने सुर्खियां तो बटोरी। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसी फालतू खबरें भी मीडिया में चलती और बिकती हैं, ये आश्चर्य की बात है। विधायक लोग भाग गए हैं। विधायक लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। कल उपेंद्र जी ने ट्वीट भी किया है, उस ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे? उपेंद्र जी के ट्वीट को लेकर नहीं, देखिए, जी जो मीडिया में बात चली, बेबुनियाद बात चल रही थी। हाँ। और इस मुद्दे पे आप पार्टी नेतृत्व से पूछेंगे तो आपको जवाब मिल पाएगा। इस मामले पे बात करने के लिए हम अधिकृत नहीं है। आरोप लगाया गया वो बुनियाद है। दीपक जी, आप भी निरीक्षण देरी हो रही, चलिए हो गया। दीपक जी, निरीक्षण आप लगातार कर रहे हैं, निरीक्षण करने के दौरान क्या कुछ त्रुटियां देखने को? नहीं, बिल्कुल, जहाँ कहीं भी कुछ त्रुटियां दिख रही हैं उनको सुधारने के लिए या तो गुणवत्ता के हिसाब से काम हो और समय सीमा के अंदर काम हो, उसको देखते हुए निरीक्षण किया जा रहा है। बढ़िया काम करने वाले भी लोग हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी दिक्कत सामने आ रही है उसको ठीक करने की जरूरत है।
अब भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की तारीख अब पूरी तरह तय हो चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 18 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जबकि 20 जनवरी को नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इस तरह यह लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बता दें, नितिन नवीन जेपी नड्डा की जगह लेंगे। इससे पहले नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री थे और बीजेपी कोटे से लगातार विधायक चुनकर आते रहे। बता दें कि बीजेपी के इतिहास में इस पद तक पहुंचने वालों में नितिन नवीन सबसे युवा नेता होंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि उनका कार्यकाल 2029 तक तय किया गया है, जो कि अगले लोकसभा चुनाव तक का होगा। अब बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने Tree-4 को लेकर बड़ा ऐलान दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव के कारण Tree-4 में देरी हुई, लेकिन अब सरकार फुल एक्शन में है और फुल एक्शन के साथ काम भी कर रही है और सारे रुके हुए काम जल्द पूरे किए जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने बिहार में लगभग 5,500 लाइब्रेरियन और 7,500 दिव्यांग जनों की बहाली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने Tree-4 शिक्षक भर्ती, स्कूलों में तकनीक और AI शिक्षा पर बड़े सुधारों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की हैं। बता दें, शिक्षा मंत्री यह ऐलान युवाओं और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। क्या हमें इनका जवाब देना। Tree-4 में विलम्ब हुआ क्योंकि 3-4 महीने चुनाव के दौरान में सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर सभी लोग चुनाव प्रक्रिया में लगे थे, इसीलिए से विलम्ब हुआ। और हमने शुरू में ही कहा कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया है। निश्चित रूप से 10-12 तारीख तक उसका जो पात्रता परीक्षा भी हो चुकी है और करीब 10 से 14 जनवरी के बीच में अधियाचना हम लोग निश्चित रूप से भेज देंगे। लाइब्रेरियन का जो आपने प्रश्न किया, हम लोग डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, और काफी अरसे से लाइब्रेरियंस की नहीं हुई थी नियुक्ति, तो हम लोगों ने तत्काल जो देखा है और समझा है, तत्काल करीब 5,500 से ज्यादा आएंगे। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाधीन है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें रोस्टर, सक्षमता परीक्षा, ये सारे हो जाएंगे, तब हम लोग निश्चित रूप से अधियाचना भेज देंगे। इसके अलावे इसके अलावे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे दिव्यांग हैं और उसका कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7,000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले बीपीएससी को 7,000 बच्चों को के लिए भेज दिया है। इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था पहले भी, लेकिन जब हम लोगों ने समीक्षा की मैंने तो पाया कि दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को हम लोग पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। और बीसीसीआई ने शनिवार को अंडर 19 वर्ल्ड कप और उससे पहले होने वाले दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का क्षण सामने आया है। बिहार के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया है। सीरीज का पहला मुकाबला 3 जनवरी को बेनानी में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर 5 जनवरी को और तीसरा मुकाबला 7 जनवरी को खेला जाएगा। बता दें, इसी के साथ अंडर 19 टीम के नियमित कप्तान महात्रे और उप कप्तान विहान मल्होत्रा चोटिल है। दोनों को कलाई में चोटें हैं। दोनों को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सलेंस में आना होगा और यहां अपनी चोटों पर काम करना होगा। इसी कारण साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए वैभव को कप्तान और एरोन जॉर्ज को उप कप्तान बनाया गया है। आयुष और विहान को 15 जनवरी के जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप से पहले फिट होने की उम्मीद है और इसी कारण दोनों को इस बड़े टूर्नामेंट की टीम में चुना गया है।
और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक मंच से संबोधन करते हुए युवाओं से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को धर्म और जाति की बहस छोड़ अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। उन्होंने हर कदम पर युवाओं का साथ देने का वादा किया है। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि हाल ही में उन्हें बच्चों की असली परेशानी करीब से देखने का मौका मिला और समझने का भी मौका मिला, जिसमें बच्चों ने उन्हें खुलकर बताया कि शिक्षा व्यवस्था किस कदर कमजोर हो चुकी है। इस दौरान पप्पू यादव ने 3 बड़े वादे भी किए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। टोटल नौकरी नहीं मिलेगी। ड्रोन आपका सबसे बड़ा रोजगार हो सकता है। आप हमको सजेस्ट करिए, मैं 3 चीज आपको वादा करता हूं। पहला कि एक बेहतर यहां पर पूर्णिया में बड़ा निकट भविष्य में हर कीमत पर एक लाइब्रेरी की स्थापना। मैं उसको देख रहा हूं कि उसका एनवायरनमेंट कहां होगा। बेहतर माहौल बच्ची के लिए और हमारे बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहां होगा, उसको मैं देखूंगा। एक दूसरी चीज, जो बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चियां, हर पंचायत में मैंने कह दिया है 2 महीने के अंदर गड्ढा की व्यवस्था कर दो, ताकि उसको लॉन्ग जंप हाई जंप में दिक्कत ना हो। 2, तीसरी चीज, जो आपका बेसिक प्रॉब्लम है वो है, जो आपने 8 सेमेस्टर की बात की, आप लगातार समय पर एग्जामिनेशन का नहीं होना, एडमिशन नहीं होना, ये प्रॉब्लम पूरे बिहार का है। और मैं इन मुद्दों को 31 जनवरी के बाद गंभीरता और मजबूती के साथ मैं उठाऊंगा और बेसिक लड़ाई इस मुद्दों को लेकर लड़ूंगा। अब पटना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत दानापुर और पटना इलाके से गुम और चोरी हुए 40 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोनों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। यह अभियान खास तौर पर लोगों के खोए हुए मोबाइल और सामान वापस दिलाने के लिए चलाया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि पुलिस टीम तकनीकी जांच और शिकायतों के आधार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि लोगों का उनका खोया मोबाइल वापस मिलना ही इस अभियान का मकसद है और इससे उनको खुशी होगी। मोबाइल मिलने से लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान ही पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है। मोबाइल पाने वाले लोगों ने पटना पुलिस की इस पहल की सराहना की है। पुलिस ने कहा है कि ऑपरेशन मुस्कान आगे भी जारी रहेगा और लोगों के खोए हुए सामान वैसे ही वापस मिलते रहेंगे। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो फोन खो गए थे या गिर गए थे और जिनकी संबंधित जो सनाती दानापुर थाना में दर्ज की गई थी, उनकी जो वापसी है उनके वास्तविक धारकों को की गई है। और कुल 40 मोबाइल ये दानापुर थाने में जो सना दर्ज हुए थे वो लौटाए गए हैं। और इसके लिए जैसे कि हम लोगों का पहले इसमें एक समन्वित प्रयास चलता था, लेकिन अब हम लोगों ने इसको थाने के स्तर तक किया है। इसमें SHO दानापुर के नेतृत्व में चल रहा था ये ऑपरेशन मुस्कान। और कुल 40 मोबाइल की जो अनुमानित कीमत है, जो टेक्निकल टीम है उसके द्वारा 8 लाख रुपए आंकी गई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका उद्देश्य यही है कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है या पुलिस का जो एक ऐसा चेहरा, जो मानवीय चेहरा जिसको कहते हैं, उसको बताना है लोगों तक। और साथ ही साथ जो वास्तव में मोबाइल जिनके खो गए हैं या गिर गए थे उनको उनके वास्तविक धारकों तक पहुंचाना है, ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई जा सके। क्योंकि मोबाइल में व्यक्ति की निजी जानकारियों के साथ साथ उसकी बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हो सकते हैं, उसके फाइनेंशियल डे टू डे की एक्टिविटीज भी उसमें हो सकती है। तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कोई मोबाइल किसी व्यक्ति के लिए, तो आप सब लोगों को सर्वविदित है। उसी कड़ी में प्रयास था और आज 40 मोबाइल दानापुर थाना क्षेत्र से उनके वास्तविक धारकों को वितरित किए गए। अब बीजेपी नेता रामकृपाल ने हाल ही में एक बयान दिया था कि आरजेडी के लगभग 25 विधायक उनके संपर्क यानी कि बीजेपी के संपर्क में है, जिस पर आरजेडी के विधायक राहुल कुमार ने जवाब दिया है। जहानाबाद के विधायक ने हंसी अंदाज में कहा कि 25 में से तेजस्वी भी शामिल है, तो क्या तेजस्वी भी बीजेपी के संपर्क में है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू की बातों में।
नहीं, 25 का मतलब भी क्या तेजस्वी जी भी उनके संपर्क में है। एक तो मैं आपके बीच ही हूँ यहाँ पे, लगातार हम लोग क्षेत्र में ही हैं। देखिए, मीडिया में रहने के लिए, खुद को अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए इस तरह की अनगढ़ बातें सारे लोग कर रहे हैं। उनको इतना अपार बहुमत मिला है, वो लोग जनता के काम में लगें, जनता के अपेक्षाओं के ऊपर काम करना शुरू करें और इस तरह के अनर्गल चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए। अभी सरकार में है, जो वादे उन्होंने किए उस वादों को पूरा करने में उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर, उपेंद्र कुशवाहा की भी बात आ रही है कि वो नहीं है तो क्या? देखिए, ये उनकी पार्टी की बात है, मैं उस पर बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूं कि अभी इतना बड़ा बहुमत मिला है तो, और ये काम कर नहीं पा रहे हैं उस हिसाब से, तो इस तरह चर्चाओं को वो लोग जन्म देते हैं। और उपेंद्र जी की पार्टी की जहाँ तक बात है, ये उनका व्यक्तिगत और पार्टी का मामला है, उसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते। सर, ये जीतन मांझी और ये सुमन जी हैं, संतोष सुमन, उन्होंने अपने पिता को ही नसीहत दे दी है। बाप बेटे के बीच में क्या चल रहा है? अब देखिए, अब वो संतोष जी, हमने उनके साथ काम भी किया है। संतोष जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मांझी जी संरक्षक हैं। अब उन लोग के आपस के बीच क्या है, ये लोग तो वही दोनों पिता पुत्र अपना बता पाएंगे, लेकिन ये जो भी है पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अत्रकौलिया बाजार में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इससे पहले अंचल अमीन ने पूरे बाजार की पैमाइश कर अतिक्रमित जमीन को चिन्हित किया गया था और प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 29 दिसंबर तक खुद से अतिक्रमण हटाने का समय दिया था। कई लोगों ने समय रहते अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी अतिक्रमण बना हुआ था। इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बची हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अंचलाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि कुछ लोगों ने समय मांगा है, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि कुछ लोगों ने कार्रवाई में भेदभाव का आरोप भी लगाया है, जिसे प्रशासन ने गलत बताया। इस कार्रवाई से बाजार में हलचल रही, लेकिन आम लोगों ने इसे सही कदम बताया। सरकारी छोड़ दीजिए। हम एक निवासी नहीं है, आपके ससुराल में तो फिर आप मत बोलिए, जिनका घर है वो बोलेंगे। मेरा ही है। तो आप यहाँ ससुराल में तो जमीन का पेपर नहीं है आपको इतना दिन से, 2-3 साल से। जमीन का पेपर है या नक्शा भी है? तो पेपर अपने घर वाले ठेका में जाइए। अरे आपका क्या कहना है? हम लोग को 1 फीट पड़ा है तो न निवेदन मिला है, न कुछ मिला है। हम लोग आगे तूर दिया, जिसको 3 फीट 4 फीट 5 फीट पड़ा उसको छू नहीं रहा है। क्या बात है, यानी कारण है? ये जो अंचल का जेसीबी आया है, जिनका 4 फीट पड़ा उनका जमीन नहीं तोड़ा जा रहा? नहीं तोड़ा गया, यानी उनका घर को तोड़ करके खाली नहीं किया छोड़ दिया गया। जिसका 1 फीट पड़ा हुआ है उसको तोड़ दिया गया। जी, ये जो मकान टूटा इसमें आपका क्षति भी हुआ है? क्षति भी हुआ, पला तला सब गया, सामान भी बर्बाद हुआ उसमें। आपने अंचलाधिकारी से रिक्वेस्ट किया था? कहे थे नहीं कि हम 1-2 दिन का समय दीजिए, अपना सामान हटवा लेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से 31 दिसंबर 2025 को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। यह कार्यक्रम विकास भवन के सामने स्थित प्रेक्षागृह में सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान आम लोग अपनी जमीन और राजस्व से जुड़ी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। कार्यक्रम में अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहेंगे और कई मामलों का समाधान वहीं पर किया जाएगा। शिकायतकर्ता का पंजीकरण सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा। लोगों से अपील की गई है कि आवेदन में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर दें, ताकि उन्हें कार्रवाई की जानकारी मोबाइल फोन पर मिलती रहे। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना और उससे समाधान कराना। इसमें विभाग के सारे कर्मचारी, पदाधिकारी और संबंधित लोग की जो रुचि बढ़ी है वह निश्चित तौर पर इसका समाधान करेगा। 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उसके बाद भागलपुर में 4 जनवरी को। सामने लोगों की बात सुनने समझने का अवसर भी मिलता है और उसके आधार पर विभाग के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठकर समाधान के लिए हम लोग रणनीति भी बनाते हैं।
समीक्षा भी करते हैं। कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, सारे पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, ऑन स्पॉट समाधान होता है। और बिहार धार्मिक बोर्ड के अध्यक्ष और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव रहे किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर विजय चौधरी, अशोक चौधरी जैसे कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं किशोर कुणाल की बहू और सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी, उनके संस्कार सदा हमारे साथ हैं। वहीं अशोक चौधरी ने कहा है कि उनको याद कर आज मैं भावपूर्ण हो गया हूं और आंखों में आंसू है। कुणाल साहब ने 2010 में श्रवण कुमार पुरस्कार शुरू किया था। देखिए, कुणाल साहब का प्रथम पुण्यतिथि है और कुणाल साहब ने 2010 में श्रवण कुमार पुरस्कार शुरू किया था और उनके व्यक्तित्व के बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने इन्होंने धर्म को सेवा से जोड़ा। जो हम लोगों का धर्म के प्रति आस्था भी है, लेकिन कैसे धर्म को हम सेवा से जोड़ सकते हैं, और सेवा भी मानवता की सेवा, जहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, पूर्ण परोपकार का काम हो। और कुणाल साहब ने राम मंदिर डिस्प्यूट में चंद्रशेखर जी के साथ, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में प्रधानमंत्री के ओएसडी के रूप में वहाँ रहे, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। कुणाल साहब ने राम मंदिर डिस्प्यूट में चंद्रशेखर जी के साथ, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में प्रधानमंत्री के ओएसडी के रूप में वहाँ रहे, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और फिर उन्होंने राम मंदिर पर किताब लिखा, उस पर पूरी जो भी काम करते थे बड़े शिद्दत से करते थे। अयोध्या रिविजिटेड, और उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा किया हिस्टोरिकली कि कैसे राम मंदिर वहाँ है, और उसको तथ्यात्मक एक किताब में उन्होंने डाला। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था उसमें भी काफ़ी उनके जो अयोध्या के हिस्टोरिकल एविडेंस थे। उसके साथ साथ उन्होंने संगत पंगत शुरू किया, और सबसे बड़ी बात है कि 9 अस्पताल का संचालन महावीर मंदिर के चंदे और जो लड्डू का पैसा है उससे हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई मतलब हर कोई काम वो ऐसा करते थे जो काम लोगों को, आम लोगों को असंभव लगता था। ही नहीं, उनकी स्मृति और उनकी यादें तो प्रतिदिन हम लोग के साथ हैं, हम लोग के बीच में हैं, और उनके जो संस्कार हैं वो हम लोग के साथ हैं। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं, जिसमें जितने भी हमारे अभिभावक हैं या उनके जितने भी लोग हैं जो उनकी विचारधारा को आगे लेकर के जाते थे, वो सब आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये बेशक पूरे परिवार के लिए नहीं, पर पूरे प्रदेश के लिए एक सोलम ओकेजन है, क्योंकि हमको लगता है कि मेरे ससुर जी पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, पूरी एक विचारधारा थे, और उनके विचारधारा से जितने लोग सहमत थे, जात पात धर्म से ऊपर उठ के अपने पद को त्याग के अपनी पूरी जीवन को उन्होंने जनसेवा और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हमको लगता है कि हर युवा के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि किस तरीके से धर्म को परोपकार से जोड़ना है और किस तरीके से धर्म को सही ढंग से उसका प्रचार करना है। जहाँ पे आज धर्म के नाम पे लोग तलवार उठाते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने बंदूक छोड़ करके समाज का काम किया। कैंसर इंस्टीट्यूट हो, वात्सल्य हो, महावीर मंदिर द्वारा संचालित इतने सारे पूरे जो आप कह सकते हैं प्रदेश में काम हो रहे हैं। हमको नहीं लगता ऐसा कोई भी गरीब परिवार है जो उनके काम, मतलब उनका काम उस गरीब परिवार को नहीं छुआ हो। उनके संस्कार को, उनके विचार को, उनकी जो सीख है उसको आगे लेकर के चलेंगे, और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके दिखाए हुए मार्ग पे हम लोग आगे चलते रहें। और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वरैया भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। पटना के इस भवन के बाहर उस समय माहौल गर्मा गया जब असिस्टेंट इंजीनियर
बहाली प्रक्रिया में नियमों के बदलाव के खिलाफ सैकड़ों फ्रेशर इंजीनियर सड़कों पर उतर आए। बीपीएससी और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के बजाय नियमों की हेराफेरी में संविदा कर्मियों को अनुचित लाभ दिया जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी के इंजीनियरों के रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। हम लोग का ये मांग है कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं अभी असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे, वो बार बार जब बीपीएससी के द्वारा नए वैकेंसीज आते हैं तो उन लोग को ये प्रावधान है कि 25% वो मार्क्स जो है सो अपने अनुभव के अनुसार वेटेज ले सकते हैं, और फ्रेशर जो है टोटल मार्क्स पे फाइट करेंगे, कम्पीट करेंगे। होता यह है कि जब भी आता है एडवर्टाइजमेंट, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जब भी एडवर्टाइजमेंट आता, एक व्यक्ति जो एक बार अनुभव का फायदा ले चुका है, हर बार जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है तब वो उस वेटेज को लेना चाहता है और फ्रेशर्स को उसके लिए हानि होता है, उसका हक मारा जाता है। बताइए कि एक आदमी बार बार वेटेज का उपयोग करके हर एडवर्टाइजमेंट में अगर घुस जाएगा तो उतना सीट तो हम लोग के लिए हक मारा गया ना। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि उस वेटेज को कम से कम एक बार दिया जाए, जब वो अस्थायी रूप से अस्थायी हो जाए तो उन लोग को इस वेटेज को खत्म किया जाए, वो लोग भी इक्वल कम्पीट करें हम लोग के साथ, ना कि 133 नंबर उन लोग को एक्स्ट्रा दिया जाए। इसलिए हम लोग डटे हुए यहाँ पे आज हम लोग लिखित लेके जाएंगे कि हम लोग को इसका समाधान होना चाहिए। हम लोग 2 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं, इस नियम को बदला जाए। अभी तक किसी ने आप लोगों से मुलाकात की, सरकारी आदमी बिल्कुल इसको लेकर के बातचीत हुई है आप लोगों की? आज हम लोग का डेलीगेट गया है मिलने के लिए, बट इससे पहले भी ऐसे हम लालू प्रसाद यादव के बेटे और शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, इसलिए मैंने सुरक्षा की मांग की है। पता चले तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवास में खजाना छुपे होने वाले बीजेपी और जेडीयू नेता के बयानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपने सुरक्षा की मांग की है सर, क्या कहेंगे? हमको खतरा है तो इसलिए सुरक्षा का हमने मांग किया है। कब काम मेरा हत्या हो जाए, आप देखे रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार हमने सम्राट चौधरी जी को भी पत्र लिख करके देने का काम किया है और सचिवालय थाना में भी एफआईआर कराने का काम किया है। आपके प्रवक्ता ने देउर थाना में आपके अब वो प्रवक्ता था, अब है नहीं, अब वो खूनी अपराधी हो गया है। सर क्या कहेंगे सर, आपके राबड़ी आवास जो है उसको खाली कराने का आदेश आया था, जदयू कह रही है कि वहाँ थाना छुपा है इसीलिए, और बीजेपी का ना ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ कोई कारखाना नहीं है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि राज्यसभा का सीट अगर नहीं मिला तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। अब तो उनका मामला है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस जो है 5 जनवरी से मनरेगा के लिए एक अभियान शुरू कर रही है, बचाने के लिए, मनरेगा बचाने के लिए अभियान शुरू कर रही है 5 जनवरी से। अब क्या अभियान चल रहा है नहीं चल रहा है वो जाने उसका। अब बिहार इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले कई दिनों से धूप नहीं निकलने के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे, शीतलहर और ठंडी और पछुआ हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है। हालात ऐसे कि सुबह से लेकर दोपहर तक सूरज के दर्शन नहीं हो पा रहे और शाम होते होते ठंड और भी तेज हो जा रहा है। दिन भर कोहरे की चादर में और पछुआ हवा की कनकनी बनी हुई है। कहीं कहीं धूप निकल भी रही है तो बहुत कम और जल्द ही कुहासा छा जा रहा है और लोग इस वक्त ठंड से बिहार में काफी परेशान है। हाँ, अब उनसे बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।